नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में राणा मोकल के बारे में चर्चा की थी। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा जिसका कार्यकाल 1433 से 1468 तक था। महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में सौभाग्य देवी की गर्भ से हुआ था। किसी गर्भ से हुआ था? सौभाग्य देवी की गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी था। कुंभा का जन्म कब हुआ? तो 1423 में इनका जन्म हुआ। जब राणा मोकल की हत्या हुई, इनके पिता कौन थे? मोकल। जब राणा मोकल की हत्या हुई, इस समय राणा कुंभा कहाँ थे? तो राणा कुंभा जीलवाड़ा स्वीर में थे। कहां पर थे? जीलवाड़ा स्वीर में थे। और इन पर भी अटैक किया गया, लेकिन कुछ एक सरदारों की सहायता से राणा कुंभा को जीलवाड़ा से निकालकर कहां पहुंचा दिया गया? तो इनको सुरक्षित स्थान चित्तौड़ पर महाराणा कुंभा को पहुंचा दिया गया। जब 1433 में महाराणा कुंभा राजा बने, उस समय इनके सामने दो समस्या थी। क्या थी? दो समस्या थी। अब इस समस्या से कैसे निजात पाया जाएगा? अब समस्या कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली इनकी समस्या थी पिता के हत्यारों से बदला। पिता के हत्यारों से बदला लेना। जो राणा मोकल के हत्यारे थे, इनसे बदला लेना। दूसरी समस्या थी रणमल राठौड़। महाराणा कुंभा के मामा मोकल के, महाराणा कुंभा के क्या थे? मामा थे। तो इनकी समस्या रणमल की थी, क्योंकि रणमल दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियां मेवाड़ में बढ़ा रहा था। अब सबसे पहले राणा कुंभा किस तरह से अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेता है? तो जब सबसे पहले अभियान राणा कुंभा करता है अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। यह क्या करता है? मारवाड़ से किसको आमंत्रित करता है? रणमल को आमंत्रित करता है, इसको बुलाता है। और जो पिता, इनके पिता थे कौन? राणा कुंभा के पिता मोकल। मोकल के हत्यारे कौन थे? तो चाचा और मेरा थे। चाचा मेरा, महपा पंवार, ये राणा मोकल के हत्यारे थे। तो रणमल सेना लेकर आता है और कहते हैं चाचा और मेरा की क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। और जो महपा पंवार था, ये महपा पंवार कहां पहुंच जाता है? तो ये महपा पंवार मोहम्मद खिलजी के पास पहुंच जाता है। किसके पास? मोहम्मद खिलजी के पास पहुंच जाता है। ठीक है। तो जो मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी, कहां का सुल्तान था? मालवा का। तो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के पास महपा पंवार पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार कुंभा के द्वारा अपनी पहली समस्या, अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा की क्या कर दी गई थी? हत्या करवा दी। किसके द्वारा? रणमल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो रणमल ने चाचा और मेरा की हत्या कर दी। अब समस्या दूसरी थी रणमल की। रणमल का प्रभाव मेवाड़ में पहले के जैसे चल रहा था। क्यों? पहले जब मेवाड़ का शासक राणा मोकल था, उस समय सारी सैनिक गतिविधियां, सारी राजकीय गतिविधियां किसके दिशा निर्देश पर होती थी? रणमल के दिशा निर्देश के अनुसार होती थी। वैसी ही गतिविधियां कुंभा के समय भी चल रही थी। कैसे चल रही थी? क्योंकि इस समय कुंभा अल्पवयस्क था और समस्त प्रशासन की सारी गतिविधियां कौन करता था? रणमल करता था। अब जब रणमल का प्रभाव धीरे धीरे मेवाड़ में और ज्यादा बढ़ने लगा, यहां से ये क्या करता? मारवाड़ से राठौड़ों को बुलाता। किसको बुलाता? राठौड़ों को बुलाता। और मेवाड़ में उन्हें उच्च पद देता। यानी मेवाड़ में उसे राठौड़ों को उच्च पद दे देता। यानी सिसोदियों का क्या हो रहा था? राठौड़ीकरण हो रहा था। ठीक है।
तो सारी शक्तियां किसके केंद्रित हो गई थी? रणमल में केंद्रित हो गई थी। अब होता क्या है, राणा कुंभा की माता थी सौभाग्य देवी। इन सौभाग्य देवी की एक दासी थी, दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। तो कहते हैं कि रणमल के द्वारा, रणमल इस भारमली से अथाह प्रेम करता था। भारमली को कई बार राणा कुंभा को जहर देने के बारे में भी कहा गया था, लेकिन भारमली राणा कुंभा को अपने बेटे के समान मानती थी। ठीक है, ये दासी थी किसकी? सौभाग्य देवी की। इसलिए भारमली राणा कुंभा को अपने बेटे के समान मानती थी। लेकिन जब कुंभा ने भारमली को रणमल को मारने के लिए जहर देने को कहा, तो कहते हैं कि भारमली ने 1438 ईस्वी में, कब? 1438 ईस्वी में रणमल को भारमली के द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। अब कई समस्याएं ये रही थी, जब मेवाड़ में रणमल का सबसे बड़ा कांटा था, वो था राणकदेव। कौन था? राणक, ये राणकदेव सिसोदिया, ये सबसे बड़ा इसका कांटा था। सॉरी, राघवदेव। कौन था? राघवदेव सबसे बड़ा कांटा था। ये जो मेवाड़ के भीष्म पिता थे राणा चुंडा, उनके बड़े भाई थे कौन? राघवदेव। ये रणमल के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा ही कौन था? राघवदेव था। क्यों? जब राणा चुंडा को यहां से हंसाबाई ने शक आधारपुर में बाहर निकाल दिया गया था, तो मोकल का संरक्षक किसे बनाया गया था? राघवदेव को। यानी चुंडा ने कहा कि आप राणा मोकल की सहायता करना, उनकी देखरेख करना, सुरक्षा करना। तो राघवदेव रणमल के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था। अगर राघवदेव नहीं होता तो रणमल कब का ही राणा कुंभा को मौत के घाट उतार चुका होता। तो इस तरह से राणा कुंभा के द्वारा अपनी दोनों समस्याएं, पिता के हत्यारों से बदला लेना और दूसरी रणमल के प्रभाव को मेवाड़ से समाप्त करना, तो इनसे ये पार पा चुका था। कुंभा के सामने जो दो समस्याएं थी, इनसे कुंभा बाहर निकल चुका था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई कुंभा के सामने कौन कौन सी समस्या थी और इन समस्याओं से कुंभा ने कैसे निजात पाया। अब अपन चर्चा करते हैं कि कुंभा के प्रशासन में किस तरह से कुंभा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुंभा के बारे में जानकारी के स्रोत, जानकारी के क्या स्रोत है, कुंभा के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो सबसे पहले कान्य व्यास का ग्रंथ था एकलिंग महामात्य। कौन सा ग्रंथ था? एकलिंग महामात्य। एकलिंग महामात्य ग्रंथ से हमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है, कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। एकलिंग महामात्य का प्रथम भाग था। कौन सा भाग? प्रथम भाग, जिसका नाम था राजवर्णन। क्या नाम था? राजवर्णन। ये राजवर्णन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राजवर्णन की रचना कुंभा के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी कुंभा के बारे में हमें जानकारी का दूसरा इंपॉर्टेंट स्रोत है श्यामल दास कृत। श्यामल दास का प्रसिद्ध ग्रंथ था वीर विनोद। श्यामल दास का प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद से हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति में राजा की जो उपलब्धियां होती है उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। राजा के कार्यों की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो किसमें होती है? प्रशस्ति में होती है। फिर चौथी कुंभा के बारे में जानकारी का इंपॉर्टेंट स्रोत आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है।
तो कुंभा के बारे में जानकारी के इंपोर्टेंट स्रोत कौन कौन से? कान्य व्यास कृत एकलिंग महामात्य, श्यामल दास कृत वीर विनोद, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो इनसे हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। अब महाराणा कुंभा के क्या क्या अन्य जो उपलब्धियां थी उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि महाराणा कुंभा की क्या क्या उपलब्धियां थी, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें तो जो कुंभा था इनके क्या क्या उपलब्धियां थी। तो हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इनसे हमें कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहली उपलब्धि आती है इनकी महाराजा अधिराज। कौन सी उपलब्धि आती है? महाराजा अधिराज की उपलब्धि आती है। महाराजा धीराज। महाराजा अधिराज किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज कहा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इनकी दूसरी उपलब्धि आती है, कुंभा को महाराणा कहा गया था। क्या कहा गया था? महाराणा। महाराणा किसे कहा गया था? तो महाराणा कुंभा को कहा गया था। अब इन्हें महाराजा धीराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसे महाराजा अधिराज, महाराजा यानी राजाओं का भी राजा, तो राजाओं का राजा, राजाओं का राजा क्या है? तो महाराजा अधिराज। फिर है महाराणा। महान है जो राणा, राणाओं का भी राणा, वो कौन था? महाराणा। ठीक है, इसके अलावा इन्हें राणो रासो, राणो राय, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतरान, यानी हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिंदू सुरतरान कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कलम व कटार का धनी कहा जाता है, यानी कुंभा को कलम व कटार का धनी भी कहा जाता है। राणो राय, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतरान, कलम व कटार का धनी, महाराजा अधिराज, महाराणा। इसके अलावा कुंभा को नरपति, अश्वपति, छाप गुरु, हाल गुरु। तो इन उपलब्धियों के बारे में हमें जो कुंभलगढ़ व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इनसे हमें कुंभा की उपलब्धियों के बारे में चर्चा जानकारी मिलती है कि महाराजा धीराज राजाओं का राजा होने के कारण, महाराणा राणाओं का भी राणा होने के कारण, राणो रासो, राणो रासो यानी विद्वानों का आश्रयदाता। किसका? विद्वानों को आश्रय देने के कारण इनके दरबार में अनेक विद्वान आश्रय प्राप्त थे। इसके अलावा इन्हें राणो राय, राणो राय, इसके अलावा इन्हें दान गुरु, विद्वानों कलाकारों को अत्यधिक दान देने के कारण क्या कहा गया था? इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें तो इन्हें कहा गया था दान गुरु। क्या कहा गया था? दान गुरु। यानी अत्यधिक जो गरीब थे, कलाकार थे, विद्वान थे, इन्हें दान देने के कारण कुंभा को दान गुरु कहा गया था। हाल गुरु, दुर्ग बनाने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? तो हाल गुरु कहा गया था। इसके अलावा कुंभा को नरपति, मानव में श्रेष्ठ होने के कारण, नरपति, नर का पति, मानव में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? नरव, जो नरपति है वो कहा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा
गणपति यानी राज्य का राजा होने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? गणपति कहा गया था। क्या कहा गया था? गणपति। गणपति किसे कहा गया था? तो महाराणा कुंभा को कहा गया था। इसके अलावा कुंभा को छाप गुरु भी कहा जाता है। छापामार युद्ध पद्धति के कारण इन्हें छाप गुरु भी कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य जो श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण, किस कारण? श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। हिंदू सूत्राण, हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण इन्हें हिंदू सूत्राण कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें नंदीकेश्वर अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदीकेश्वर अवतार। नंदीकेश्वर अवतार भी कहा जाता है। नंदीकेश्वर अवतार का मतलब क्या है कि नंदीकेश्वर का अनुसरण करने के कारण इन्हें नंदीकेश्वर का अवतार भी कहा जाता है। इसके अलावा कुंभा को प्रजापालक, जनता का हितैषी, प्रजापालक, जनता का हितैषी होने के कारण इन्हें प्रजापालक भी कहा जाता है। इसके अलावा कुंभा को श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के कारण, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेने के कारण इन्हें धीमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धीमान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुंभा की कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां थी। महाराजा धीराज, महाराणा, राणो रासो, राणो राय, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सूत्राण, कलम व कटार का धनी, प्रजापालक, धीमान, श्रेष्ठ बुद्धि के कारण, नरपति, नर में श्रेष्ठ होने के कारण, अश्वपति, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, गणपति, नंदीकेश्वर अवतार व कलम व कटार का धनी भी कुंभा को कहा जाता है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि कुंभा का जो अन्य रियासतें थी, अन्य राजा थे, उनके साथ क्या संबंध थे। तो सबसे पहले अपन संबंधों में चर्चा करें कि कुंभा के क्या क्या पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध थे। किसके साथ? पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध थे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें मेवाड़ व मारवाड़ संबंध के बारे में। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य किस तरह से संबंध थे। तो दोस्तों क्या होता है कि मेवाड़ का इस समय राजा था कुंभा। कौन था? कुंभा। महाराणा कुंभा इस समय मेवाड़ के शासक थे। और मारवाड़ में क्या था? मारवाड़ पर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद जो राणा चुंडा था वो कुंभा के दरबार में आ जाता है और कुंभा की सेना का नेतृत्व करता है। तो जो राणा चुंडा था इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मंडोर पर अधिकार करने के कारण अब जो रणमल था, रणमल की हत्या पहले कर दी गई थी और रणमल का पुत्र था राणा राव जोधा। कौन था? राव जोधा था। ठीक है, रणमल का पुत्र कौन था? राव जोधा था। अब कहते हैं कि जोधा को कुंभा मारना चाहता था। तो एक किंवदंती चली थी कि जोधा भाग जा नहीं तो मारा जाए। तो ऐसी कहावत चली थी। तो जोधा मेवाड़ को छोड़कर भाग गया था। फिर होता क्या है कि कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई, कुंभा के दादी का नाम क्या था? हंसाबाई नाम था। अब कहते कुंभा की दादी का नाम हंसाबाई था। अब हंसाबाई इसकी क्या लगी? तो इसकी भुआ लगी। किसकी? राव जोधा की। तो राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य 1453 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? तो राव जोधा जो मारवाड़ के थे और कुंभा, इनके मध्य संधि हुई थी। अब कहते हैं कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, राव जोधा ने
अपनी पुत्री किस संधि के तहत, औल बाउल संधि के तहत अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, कुंभा के पुत्र कौन थे, तो महाराणा रायमल थे। तो महाराणा रायमल के साथ श्रृंगार देवी का क्या कर दिया गया था, विवाह कर दिया गया था। श्रृंगार देवी वेड्स रायमल, इनके मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और कहते हैं कि राव जोधा को क्या दे दिया गया था, मंडोर जोधपुर का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया था। फिर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और जोधपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य किस तरह से संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो संधि हुई थी इसका मुख्य केंद्र किसे बनाया गया था, तो मुख्य केंद्र बनाया गया था सोजत को। किसको बनाया गया था, सोजत। सोजत कहाँ स्थित है, तो ये पाली में स्थित है। यानी इस संधि का मुख्य केंद्र बिंदु किसे बनाया गया था, सोजत को बनाया गया था। सोजत में इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इस श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसका नाम था गोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा कहां करवाया गया था, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था। और गोसुंडी बावड़ी के पास ही श्रृंगार देवी ने गोसुंडी जो प्रशस्ति थी वो लिखवाई थी। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है, गोसुंडी के पास जो बावड़ी है इसमें प्रशस्ति मिलती है कि इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, महाराणा रायमल की पत्नी यानी राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों के बारे में चर्चा हो गई थी। अब महाराणा कुंभा दिन प्रतिदिन कहते हैं अपने राज्य का विस्तार करता है। अब अन्य जो सहायक थी, जैसे महाराणा कुंभा के द्वारा जो और पड़ोसी थे, इन पड़ोसी के प्रति क्या नीति अपनाई जाती है, तो महाराणा कुंभा धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करता है। अब जो पश्चिमी प्रांत के राज्य थे, किस प्रांत के, पश्चिमी प्रांत के जो राज्य थे, पश्चिमी प्रदेश थे, उन राज्यों के प्रति कुंभा की क्या नीति रही इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेवाड़, और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ और मालवा। मालवा में एक क्षेत्र था जिसका नाम था मांडू। जो मांडू था उनके मध्य क्या संबंध रहे थे कुंभा और मांडू के मध्य, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।